हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसकी कंजर्वेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक लीनियर मोमेंटम। लीनियर momentum is a quantity which tells us what is the amount of motion in a body। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर किसी छोटी वस्तु से, जैसे बुलेट है, बुलेट को हाथ में लेके किसी को ऊपर फेंका जाए तो परहैप्स उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है जितना गन में रख के फायर करने पर। रीजन क्या है बच्चों? गन उसे हायर वेलोसिटी दे देती है। इसका मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होने पर मोशन का इफेक्ट बढ़ जाता है। इसके जस्ट उल्टा, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा पत्थर है, किसी के ऊपर फेंक दिया जाए, बेशक उसकी स्पीड स्लो रहेगी लेकिन इफेक्ट भारी आएगा। और अगर हैवी ऑब्जेक्ट हायर स्पीड से फेंक दिया जाए तो बहुत अधिक इफेक्ट आएगा। इसका मतलब किसी भी बॉडी में जो इफेक्ट पड़ा मोशन के नाते, वह उसके वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है। और इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? पी से डिनोट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is called linear momentum। It is a vector quantity and its SI unit is, and it is denoted by P। It is denoted by P। इसे P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू mv। मोमेंटम इक्वल टू मास ऑफ द मूविंग बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा या चेंज ऑफ वेलोसिटी का होगा, वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हालांकि इस टॉपिक को आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले पढ़ाया गया है, लेकिन हमें कंजर्वेशन पढ़ाना है तो थोड़ा सा यहाँ रिकैप दिया गया आप लोगों को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
यह लॉ क्या कहता है? Law of conservation of linear momentum. According to this law, if net force acting on a system of object is zero, if net, you can say external force acting on a system of object is zero, then the vector sum of linear momentum of these objects is conserved or constant, both in magnitude and direction. चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर सम की बात की जाएगी, यानी if P1, P2, P3 dot 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 Pn are the momentum of the body in a system, then P1 plus P2 plus P3 dot 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 equal to constant. If two bodies collide with each other, अगर दो बॉडी एक दूसरे से के साथ कोलिजन करें, टक्कर करें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसे प्रूव करेंगे। माना कि कोई दो बॉडीज हैं और एक स्ट्रेट पाथ के एलांग मूव कर रही हैं। कोई दो बॉडीज हैं, m1 और m2 मास की दो बॉडी हैं। ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। इसका मास m1 है, ये बॉडी A है, और इसका मास m2 है, ये बॉडी B है। ये दोनों एक डायरेक्शन में u1 और u2 वेलोसिटीज के साथ मूव कर रही हैं, जबकि u1 की जो वैल्यू है u1 इज ग्रेटर देन u2। कुछ दूर जाने के बाद चूंकि u1 बड़ा है, u2 को कोलाइड करता है, टक्कर होती है, इंटरेक्शन होता है। बड़े शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी दोनों एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, और फिर कोलिजन के बाद v1 और v2 वेलोसिटी के साथ ये दोनों चलने लगते हैं। यानी ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। m1 m2 m1 m2 और ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, यानी दोनों बॉडीज कोलिजन के पहले u1 u2 वेलोसिटी से चल रहे थे और कोलिजन के बाद v1 और v2 वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इस फार्मूले के हिसाब से टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल टू क्या आना चाहिए? m1 इंटू v1 इक्वल टू प्लस m2 इंटू v2। द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय m1, बॉडी m1 द्वारा जो इम्पल्स एक्सपीरियंस किया जाएगा F12 वो इस डायरेक्शन में होगा। कब? कोलिजन के दौरान। और द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी m2
F21 will be in this direction students। क्योंकि दोनों एक दूसरे पे शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे फोर्स लगा रहे हैं तो एक इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले इम्पल्स experienced by F1 M1 F12 equal to F12 into delta T equal to change in linear momentum, change in linear momentum। यानी बॉडी, अब आप जानते हैं कि इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पहली बॉडी द्वारा जो इम्पल्स एक्सपीरियंस किया जाएगा तो इसका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मास m1 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो m1 v1 माइनस m1 u1, ये F12 हो गया। ये जो फोर्स हो गया ये इम्पल्सिव फोर्स हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड बॉडी F21 into delta T equal to m2 v2 minus m2 u1, change in linear momentum of second body। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, according to Newton's थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहेगा, F12 इक्वल टू माइनस F21। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू, अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वांटिटीज को रीअरेंज अप कर लेंगे, यानी अगर v2 वाले टर्म को इधर लाएंगे इधर, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 को इधर बुलाएंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2। तो लिख क्या सकते हैं आप इस तरह से, आप
m1u1 प्लस यही नीचे लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले का कुल मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का कुल मोमेंटम। यानी अगर दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन के बारे में स्टडी किया।